हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब समझो, जनरली क्या होता है, कंपनी शेयर्स इशू करती है, शेयर्स देती है, उसके बदले में क्या लेती है, पैसा लेती है। बट इस केस में कंपनी शेयर्स तो इशू कर रही है बट शेयर्स के बदले में पैसा नहीं ले रही है। क्या ले रही है, सर्विसेज ले रही है, पहला केस। दूसरा केस है कंपनी एसेट खरीद रही है और उसके बदले में शेयर्स दे रही है। तीसरा केस है कंपनी बिजनेस खरीद रही है और उसके बदले में शेयर्स दे रही है। क्लियर है? पहला केस है जब कंपनी सर्विसेज के बदले में शेयर्स को इशू कर रही है। इसके अंडर भी दो केसेस आ जाते हैं। पहला है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। कंपनी क्या कर रही है, प्रमोटर्स को शेयर्स इशू कर रही है। अब प्रमोटर्स कौन होता है वो समझो। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं। कंपनी को बनाने के लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारी फॉर्मेलिटीज़, सारे काम कौन करता है, प्रमोटर करता है। अब वो क्या कर रहा है, कंपनी को बना रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है कंपनी की। ठीक है, तो प्रमोटर को जो पैसा देना है वो कंपनी के लिए क्या होगा, एक तरह से खर्चा हो जाएगा। उसको किससे डिनोट करते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट से या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब प्रमोटर को जो पैसा देना है वो कंपनी के लिए एक तरह का क्या है, खर्चा है। तो खर्चे का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रमोटर्स को पैसा देना है। प्रमोटर्स क्या हो गए कंपनी के लिए, क्रेडिटर्स हो गए। टू प्रमोटर्स अकाउंट। क्लियर है, पहली एंट्री क्लियर है। दूसरी है, अब कंपनी क्या कर रही है, प्रमोटर्स को शेयर इशू कर रही है। ठीक है, जब भी शेयर्स इशू होते हैं तो क्या बढ़ता है, शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, और शेयर कैपिटल बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो क्या हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रमोटर्स का अकाउंट क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है। प्रमोटर्स को एक तरह से पेमेंट की जा रही है, चाहे वो इशू ऑफ शेयर्स के फॉर्म में ही हो रही है। तो प्रमोटर्स पहले क्रेडिट थे, अब उनको पेमेंट हो रही है। अब प्रमोटर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each credited as fully paid to the promoters for their services। प्रमोटर्स को कंपनी क्या कर रही है, 50,000 शेयर्स को इशू कर रही है, जो कि 10 रुपये का एक है। तो इन शॉर्ट कंपनी कितना पैसा दे रही है प्रमोटर्स को, 5 लाख रुपीज़ दे रही है। 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 लाख आ जाएगा। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कितनी आ गई, 5 लाख। प्रमोटर कितने से क्रेडिटर बन गया, 5 लाख से बन गया। अब प्रमोटर को कंपनी क्या कर रही है, 5 लाख के शेयर्स इशू कर रही है। तो प्रमोटर्स के अकाउंट डेबिट होगा, टू शेयर कैपिटल 5 लाख आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड केस है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। कंपनी क्या कर रही है, अंडरराइटर्स जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले में उन्हें शेयर्स इशू कर रही है। अब अंडरराइटर्स क्या सर्विसेज देते हैं, वो कंपनी को एक तरह की गारंटी देते हैं कि अगर बाय चांस कंपनी के शेयर्स पब्लिक नहीं खरीदते तो वो गारंटी देते हैं कि हम खरीदेंगे आपकी कंपनी के शेयर्स। ठीक है, वो इस सर्विसेज के बदले में कंपनी से क्या चार्ज करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है, अब कमीशन जो अंडरराइटर को देनी है वो क्या है, कंपनी के लिए एक तरह से खर्चा है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। कमीशन क्या है, खर्चा है, डेबिट होगी। अंडरराइटर्स एक तरीके से क्या बन गया, अब कंपनी के क्रेडिटर्स बन गया, उनको पैसा भी कंपनी ने देना है। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या बनेगी, वो देखो, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी क्या कर रही है, जो अंडरराइटर्स हैं उनको शेयर्स इशू कर रही है, और जब शेयर्स इशू होते हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, और शेयर कैपिटल बढ़ता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट आ गया। अंडरराइटर्स को अब हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले अंडरराइटर्स क्या थे, क्रेडिटर्स थे। अब उनके अकाउंट को हमें क्या करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि अब उन्हें हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स को इशू कर रहे हैं। इसलिए सेकेंड एंट्री में अंडरराइटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? जब आप इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करोगे तो आप देखो, अंडरराइटर्स अकाउंट एक बार क्रेडिट हो रहा है, एक बार डेबिट हो रहा है, दोनों कट जाएगा। डेबिट में क्या आएगा, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट आ जाएगा। क्रेडिट में क्या आएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है, कंपनी इस सर्विसेज के बदले में, जो कि अब कंपनी के लिए खर्चा इसलिए डेबिट हो रहा है, क्या इशू कर रही है, शेयर्स को इशू कर रही है, जिस वजह से शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। क्लियर है? सेकेंड केस है जब कंपनी एसेट को खरीद रही है और एसेट के बदले में पैसा नहीं दे रही है, वेंडर को, सेलर को क्या दे रही है, शेयर्स इशू कर रही है। सेलर को वेंडर भी कहते हैं। क्लियर है? तो एंट्री क्या बनेगी, पहली, कंपनी की एसेट बढ़ रही है तो एसेट का काउंट होने वाला है डेबिट।
ठीक है। वेंडर्स को पैसा देना है तो वेंडर्स का अकाउंट क्या होने वाला है, क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, तो पहली एंट्री क्या बनेगी, एसेट को परचेज करने की, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। क्लियर है। अब कंपनी क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी वेंडर को, वेंडर्स का अकाउंट क्या करेगी, सेटल करेगी। तो पहले वेंडर्स का अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। अब लायबिलिटी हम खत्म कर रहे हैं तो वेंडर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और कंपनी क्या इशू कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। और जब शेयर्स इशू होते हैं तो क्या होता है, शेयर कैपिटल बढ़ती है, और शेयर कैपिटल जब बढ़ती है तो अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं कंपनी ने जो एसेट परचेज किया उसकी वैल्यू है 15,000। ठीक है। तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 15,000 से। वेंडर्स की लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी, 15,000 से। वेंडर्स को कितना पैसा देना है, 15,000 देना है, और शेयर कैपिटल कितने अमाउंट की इशू होने वाली है, 15,000 की। क्लियर है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत तब आती है जब कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स को इशू करना चाहती है। तो उस केस में कैसे पता लगेगा कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से बढ़ रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने से बढ़ेगा। उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि कंपनी एक्चुअल में कितने शेयर्स देने वाली है वेंडर को। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ऊपर आ जाएगा वेंडर को कितना पैसा देना है, अपॉन में आ जाएगा कि एक शेयर का कितना प्राइस है। ठीक है। इस केस में वेंडर को कितना पैसा देना है, 15,000 देना है। ठीक है। एक शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपये और कंपनी 50 रुपये प्रीमियम चार्ज करना चाहती है। तो एक शेयर कितने का पड़ेगा, 150 का। तो अपॉन में आ जाएगा 150। तो कट जाएगा, कितने शेयर्स इशू होंगे, 100 शेयर्स। 100 शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, शेयर कैपिटल में आ जाएगी। 100 का शेयर है और 100 शेयर्स इशू हो रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना आएगा, 50 रुपये प्रीमियम है और कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, 100 शेयर्स इशू हो रहे हैं। तो कितना आ गया, 5,000 आ जाएगा। तीसरा केस है जब कंपनी बिजनेस को परचेज कर रही है और बिजनेस को परचेज करने के बदले में उन्हें पैसा नहीं दे रही है, वेंडर को पैसा नहीं दे रही है, क्या दे रही है, शेयर्स इशू कर रही है। ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक कंपनी है वाई, ठीक है, उसकी कुल मिला के एसेट्स की वैल्यू है 30 लाख रुपीज़ और उसकी कुल मिला के लायबिलिटीज़ है 5 लाख रुपीज़। तो अगर मैं कहूँ वाई की कंपनी की नेटवर्थ कितनी है तो वो कितनी आ जाएगी, 30 लाख माइनस 5 लाख कितनी आएगी, 25 लाख। उसके पास एसेट्स 30 लाख की है और लोगों की उधारी कितनी देनी है, 5 लाख की। तो कुल मिला के उसकी कंपनी की वैल्यू क्या होगी, 25 लाख हो जाएगी। ठीक है। अब एक एक्स कंपनी है जो वाई कंपनी को खरीदना चाहती है। वो वाई को कहती है कि तुम अपनी कंपनी को कितने में बेचोगे, तो वाई कहता है मैं 30 लाख में बेचूंगा। एक्स कहता है कि तुम्हारी कंपनी की वैल्यू तो सिर्फ 25 लाख बनती है। वो कहता है कि मैंने अपने बिजनेस पे इतना काम किया है, मेरी इतनी अच्छी गुडविल है, तो मैं उसका पैसा तो लूँगा ना, मैं आपको चलाया चलाया बिजनेस दे रहा हूँ। तो वो कहता है ठीक है। एक्स 30 लाख में बिजनेस लेने को तैयार हो जाता है। ठीक है। अब वो 5 लाख, बिजनेस की वैल्यू बनती है 25 लाख, बट वो दे कितना रहा है, 30 लाख। 5 लाख वो किस चीज़ का दे रहा है, गुडविल का दे रहा है ना। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। बिजनेस की वैल्यू है 25 लाख बट वाई अपने बिजनेस को 20 लाख में बेचने के लिए तैयार है। वो एक्स से सिर्फ मांग रहा है 20 लाख रुपए। तो उस केस में एक्स को क्या होने वाला है, प्रॉफिट होगा 5 लाख का। 25 लाख का बिजनेस वो 20 लाख में खरीद रहा है तो एक्स को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब वो कौन सा प्रॉफिट है, रेवेन्यू नेचर का है, डेली होता है ऐसा प्रॉफिट नहीं, ये कौन से नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का है। तो ये जो प्रॉफिट हो 5 लाख का, एक्स कहाँ डाल देगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देगा। क्लियर है। तो एंट्री क्या बनती है वो देखो, एक्स क्या कर रहा है, कंपनी को परचेज कर रहा है तो उसकी सारी एसेट्स भी आएंगी, सारी लायबिलिटीज़ भी आएंगी। तो एंट्री क्या बनेगी, बिजनेस के परचेज की। एसेट्स बढ़ रही हैं तो एसेट्स का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। लायबिलिटीज़ बढ़ रही है, लायबिलिटीज़ का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। आपने पेपर में सारी एसेट्स का नाम भी लिखना है। टू सन्ड्री लायबिलिटीज़
टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स का अकाउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि वेंडर्स लायबिलिटी है, अभी पैसा उसका देना है। क्लियर है। हमने पढ़ा होगा कि जो डेबिट के अमाउंट है और क्रेडिट के अमाउंट है, हर एंट्री की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस केस में देखते हैं, एसेट्स की वैल्यू है 50 लाख, लायबिलिटीज़ की वैल्यू है 10 लाख और वेंडर्स को कितने देने हैं, 35 लाख। डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट है, 50 लाख। क्रेडिट साइड पे कितनी अमाउंट है, 45 लाख। अब हमें क्या करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को हमेशा क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ है 45 लाख, तो कितना बैलेंसिंग फिगर आएगी, 5 लाख की। ठीक है। जब भी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आएगी तो उसका क्या नाम दिया जाता है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। और जब भी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगी तो उसे क्या नाम दिया जाता है, गुडविल अकाउंट। क्लियर है। एक तरीका है कि आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, दूसरा तरीका है कि आप डेबिट साइड की जितनी अमाउंट्स है उसका टोटल कर लो, क्रेडिट साइड की जितनी अमाउंट्स है उसका टोटल कर लो। ठीक है। और डिफरेंस निकाल लो। अगर वो अमाउंट डेबिट साइड का कम है तो डेबिट साइड में वो अमाउंट डाल दो और क्या नाम लिखेंगे, उसे हम गुडविल देंगे। ठीक है। अगर क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी और क्या नाम देंगे हम, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है। परचेज ऑफ बिजनेस की एंट्री समझ आ गई है कि अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगी तो क्या लिखेंगे, गुडविल, और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आ रही है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है। अब दूसरी एंट्री हम करेंगे इस केस में वेंडर्स की पेमेंट की। वेंडर्स का अकाउंट अब हमें सेटल करना है। वेंडर्स का अकाउंट पहले क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, क्योंकि लायबिलिटी बड़ी थी। हमने उस लायबिलिटी को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो अब वेंडर्स का अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा 35 लाख से। ठीक है। हमने क्या किया, 5 लाख का चेक काट के दे दिया। तो चेक काटा है तो बैंक बैलेंस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। 25 लाख के शेयर्स इशू कर दिया। अब शेयर्स इशू किए हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा। शेयर कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25 लाख। ठीक है। और हमने क्या किया, 5 लाख का बिल्स पेबल उसे दे दिया है कि हम तुझे 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो बिल्स पेबल भी क्या है, एक तरह की लायबिलिटी है। ठीक है। बिल्स पेबल क्या होता है, क्रेडिट होता है। टू बिल्स पेबल अकाउंट 5 लाख। क्लियर है। अगर हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर देते तो उस केस में क्या होता, पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते, फॉर्मूला आपको बता दिया है। फिर कितना पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा, जितना जाएगा उससे शेयर कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे। जितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा उससे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिख के उतना पैसा हम यहाँ लिख देते। क्लियर है।